नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज रहे हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। और मैं हूं आपके साथ अनुपम। लाख टके की बात पे आपको दिखाएंगे उपचुनाव की माया। आरक्षण पर गरमाया क्योंकि मायावती ने उपचुनाव के लिए तमाम मुद्दे सिलेक्ट कर लिए हैं। वहीं आपको दिखाएंगे योगी का प्लान विशेष राष्ट्रवाद का संदेश, क्योंकि जाति धर्म से अलग बीजेपी अब नए अभियान की शुरुआत कर चुकी है। वहीं पर बात करेंगे बांग्लादेश में अत्याचार, अब हिंदुओं की दहाड़, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे बांग्लादेश के हिंदू अब सड़कों पर उतर रहे हैं। साथ ही बात होगी हिंडनबर्ग का आरोप। जारी है सियासी शोर, क्योंकि बात अब आरोप से आगे बढ़ चुकी है। और आखिर में दिखाएंगे पहाड़ से मैदान त्राहिमाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। और बात सबसे पहले मायावती के चुनावी प्लान की। दरअसल मायावती ने साफ कर दिया है कि 10 सीट पर होने उपचुनाव में सभी सीटों पर बीएसपी अपने प्रत्याशी उतारने वाली है। और इसके लिए उन्होंने प्रत्याशियों पर मंथन भी शुरू कर दिया और पार्टी पदाधिकारियों को नया टास्क भी दे दिया है। मायावती ने न सिर्फ उन मुद्दों को गिनाया, बल्कि आरक्षण, नजूल और वक्फ वाले मसले पर अपनी लाइन भी क्लियर कर दी है। हालांकि मायावती की इस रणनीति पर जहां बीजेपी कटाक्ष कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी ने सलाह दी है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर कैसे उपचुनाव की माया में आरक्षण पर मुद्दा गर्मा चुका है। बीते लोकसभा में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली पार्टी एक बार फिर उपचुनाव में ताल ठोक रही है। उस वोट बैंक को पाले में लाने की कोशिश कर रही है जो चुनाव दर चुनाव खिसकते गए और बीएसपी के वोट प्रतिशत को सिंगल डिजिट में ले आए। अब उसी मतदाताओं को साधने के लिए मायावती ने खास प्लान तैयार किया है और वो मुद्दा उठाया है जिस पर समाजवादी पार्टी अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाई। मायावती ने साफ कर दिया कि उपचुनाव में बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी। जातीय समीकरणों को साधने के निर्देश दिए हैं। आरक्षण में कोटे में कोटा का विरोध किया जाएगा। नजूल भूमि का मुद्दा चुनाव में उठाने की तैयारी है और वक्फ बोर्ड में संशोधन बिल का मुद्दा भी चुनावी होगा। मायावती उन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने जा रही हैं जो खास धर्म और खास वर्ग से ताल्लुकात रखता हो, जिसमें आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। माननीय बहन जी ने सिर्फ इतना कहा है कि उपचुनाव की तैयारी जोर शोर से करनी है और जो सेक्टर कमेटियां हैं और पोलिंग बूथ उनको रिव्यू करके अपने संगठन को दुरुस्त रखना है। संगठन को लेकर बहन जी जो निर्देश देती हैं वो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया हम लोगों को। हम लोग जाकर क्षेत्र में संगठन को मजबूती से बनाएंगे और 10 उपचुनाव जो है पूरी मजबूती से बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। क्रीमी लेयर के बारे में चर्चा हुआ और अपने हमारे लोग उपचुनाव है 10 सीट पे, हम 10 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं मजबूती के साथ। मायावती ने उपचुनाव वाली मीटिंग में पार्टी पदाधिकारियों को क्लियर कर दिया है कि वो सभी 10 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी और बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी से भी अकेले मुकाबला करेंगी, जिसके लिए उन्होंने खास प्लान तैयार किया है। बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश में मृतप्राय स्थिति में हो गई है। बहुजन समाज पार्टी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही है। पूरी तरह से पार्टी बैठ गई है। बैठक करके वो अगर निर्णय कर रहे हैं कि अब वो उपचुनाव भी लड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका आप लोकतंत्र में स्वागत करते हैं। वो उपचुनाव लड़ें, अपनी ताकत के साथ आएँ, अच्छी बात है। लेकिन अब तक जो बीएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा रहा है, जिसमें बीएसपी केवल अब वोट बांटने वाली एक पार्टी रह गई है। देखिए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। स्वागत है उनका अगर अपनी पार्टी को बाय इलेक्शन में चुनाव लड़ती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से पिछले होने वाले लोकसभा चुनाव में, आम चुनाव में लोगों ने देखा, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी से कि जो भी प्रत्याशी उतारें वो अपने विवेक से उतारें, किसी के इशारे पर या किसी के कहने पर प्रत्याशी ना उतारें। ऐसे में मायावती का अकेले चुनाव लड़ना क्या समाजवादी पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग को तोड़ने जैसा होगा या फिर लोकसभा चुनाव की तरह फायदा पहुंचाना होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि क्या मायावती अब खुलकर जातिगत राजनीति को हवा दे रही हैं या फिर चुनावी पिच तैयार कर रही हैं, जिस पर खुलकर आरक्षण के नाम बैटिंग की जा सके ताकि विरोधियों को जाति की राजनीति में उलझाया जा सके। आखिर उन जगहों से चुनाव कौन लड़ेगा, इन नामों पर आखिरी फैसला बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को ही करना है। पदाधिकारियों को सिर्फ कहा गया है कि वो अपनी जगहों पर बूथों और सेक्टरों की तैयारियां
पूरी तरह से मुकम्मल रखें। इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद ही साफ तौर से बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। उपचुनाव से ठीक पहले बीजेपी हर घर तिरंगा यात्रा के जरिए विपक्ष के जातीय राजनीति की काट ढूंढ चुकी है। बीजेपी की कोशिश राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चुनाव लड़ने की है और इसके लिए 15 अगस्त से पहले विशेष अभियान की पूरे उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी के तमाम नेता इस अभियान में जुट चुके हैं और आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कैसे बीजेपी जातिगत राजनीति से अलग राष्ट्रवाद की राह पर आगे बढ़ रही है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलेगा। अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना सभी भारतीयों का कर्तव्य है। राष्ट्रवाद की झलक दिखाने वाली ये यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। तिरंगा यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीयता का भाव गूंजने लगा है और इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने की है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलेगा। यूपी में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले बीजेपी राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार दे रही है। हर धर्म, हर वर्ग को राष्ट्रवाद के रंग में रंग चुकी है और इस तिरंगा यात्रा के जरिए अब हर घर तिरंगा फहराने की तैयारी हो चुकी है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का अभियान चलेगा। हर घर में तिरंगा भारत की आन मान शान का प्रतीक, भारत का राष्ट्रध्वज हर घर के ऊपर फहराया जाएगा, हर संस्था के ऊपर फहराया जाएगा और ये कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगा हर घर के ऊपर फहराने के एक बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर प्रदेश सरकार के साथ साथ सभी विभाग और जिला प्रशासन, सभी संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। सीएम योगी का संदेश साफ है। यूपी में 14 अगस्त से पहले हर घर पर तिरंगा शान से लहराता नजर आए। अब इस मैसेज को घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार से संगठन तक के लोग लग चुके हैं। बीजेपी 13 अगस्त तक 403 विधानसभा में देश प्रेम की धुनों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि मोदी जी ने अपना राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने के लिए ये तिरंगा कार्यक्रम रखा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। हम आप सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं और इसी तरह से अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान दिखाना सभी भारतीयों का कर्तव्य है। कर्तव्य पथ के ऊपर जब जब कोई बात आई तब तब भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसलिए आज हम आप सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं। बीजेपी न सिर्फ इस यात्रा के जरिए लोगों से संवाद कर रही है, बल्कि उनका मकसद जाति धर्म से अलग राष्ट्रीय भावना को जागृत करना भी है। कुछ ऐसी ही तस्वीर हर जिलों के हर कस्बों से देखने को मिल रही है। यानी उपचुनाव से पहले बीजेपी का संदेश क्लियर है। जाति धर्म की राजनीति से अलग राष्ट्रवाद की राह पर अपने एजेंडे को धार देना, ताकि विपक्ष की जातिगत राजनीति को करारा जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के विरोध में अब हिंदू सड़कों पर उतर आए। लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे हिंदुओं ने बांग्लादेश में जारी हिंसा का विरोध किया। वहीं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ अब हिंदुस्तान की आवाम भी सड़कों पर है, तो वहीं सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, तो कांग्रेस नेताओं के विवादित बयान से पार्टी बैकफुट पर आ चुकी है और इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट।
जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं। सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। लाखों की भीड़ ऐसा जन सैलाब बांग्लादेश में या तो उसकी आजादी के आंदोलन में दिखा था या तो अब हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा के बाद दिखा है। बांग्लादेश के जितने भी बड़े शहर हैं, हर जगह हिंदुओं का जन सैलाब इंसाफ की मांग के लिए सड़कों पर आंदोलन करता दिखा। वो चाहे बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो, चटगांव हो या फिर उत्तर बांग्लादेश का पंचगढ़ हो रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हुए हमलों और उड़े जाने का लाखों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन में दिखे और सभी ने हिंसा का जमकर विरोध किया। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का तगड़ा विरोध राजधानी ढाका में दिखा। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग ढाका की सड़कों पर इंसाफ की मांग के साथ उतरे। हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशी नागरिक ढाका में सड़क पर उतरे। सैकड़ों लोगों ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था की स्थापना और एक धर्मनिरपेक्ष बांग्लादेश की मांग को लेकर नारे लगाते हुए राजधानी ढाका के शाहबाग चौराहे तक मार्च भी किया। उधर बांग्लादेश के उत्तर अंचल के पंचगढ़ से भी हिंदुओं की विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आई। वहां भी सैकड़ों की संख्या में हिंदू प्रदर्शन करते दिखे। बांग्लादेश में हिंसा भड़काने के बाद कई हिंदू घरों, मंदिरों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया। कई जगह हत्याएं हुई, जिसके विरोध में हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं की वहां की सरकार से मांग है कि जिनकी संपत्तियां नष्ट हुई उन्हें मुआवजा दिया जाए और जिन मंदिरों को तोड़ दिया गया उनका पुनः निर्माण किया जाए। जिसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वो देश छोड़ने वाले नहीं हैं, अपना अधिकार पाने के लिए सड़कों पर डटे रहेंगे। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन की झलक इधर भारत में भी दिखी। अल्पसंख्यक बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जेएनयू में कैंडल मार्च निकाला गया। बीजेपी की छात्र शाखा एबीवीपी के कार्यकर्ता हाथों में कैंडल लेकर मार्च करते नजर आए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर भारत में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्ष पर इस मामले में चुप रहने का आरोप लगाया है। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया, कितना बार धरना प्रदर्शन किया। आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम हैं, लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है। हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हुए हमले पर चिंता व्यक्त करती है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण है। राजधानी ढाका समेत कई शहरों की सड़कों से पुलिस गायब है और सेना ने पूरी तरह मोर्चा संभाल लिया है। अभी भी वहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं और इस हिंसा की आंच विदेशों तक जा पहुंची है। हिडनबर्ग की नई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में सेबी की मौजूदा चेयरमैन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच पर वित्तीय नियमितता का बड़ा आरोप लगाया गया है। इस रिपोर्ट की वजह से राजनीतिक गलियारों में सियासी वार पलटवार भी जारी है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक इसे मुद्दा बना चुकी है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है।
बीते साल अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करने के बाद अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने नया दावा किया है। हिंडनबर्ग ने अब सेबी चीफ और उनके पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग के दावे में कहा गया है कि जिस ऑफशोर फंड में अडानी का स्टेक है, उसी ऑफशोर फंड में सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का स्टेक है। हिंडनबर्ग के आरोपों को सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति ने सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया। सेबी चीफ और उनके पति की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी आरोप बौखलाहट और बदले की भावना से प्रेरित हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सच्चाई से परे है। वहीं अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को नकार दिया। अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह वाला बताया गया। हिंडनबर्ग के दावों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और जेपीसी से जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए विदेशी संस्थानों का साथ देने पर कांग्रेस को घेरा। कागज सबके सामने है, उसका जवाब दीजिए। क्या ये ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट्स थी या नहीं थी? ये तो सबके सामने है ना, हाँ या ना का जवाब है। ये तो हम सेबी चीफ से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम गौतम अडानी से भी कोई सवाल नहीं पूछ रहे, हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। क्या आपकी सरकार, जो कि बड़ी मुस्तैद मानती है अपने आप को, क्या उसको ये जानकारी थी या नहीं थी? ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से कम में कुछ नहीं मिलेगा। जेपीसी होनी चाहिए, उसी से इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले आई थी। कभी रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आती है, कभी किसानों को लेकर कमेंट आता है विदेश से, तो कभी ग्रेटा थनबर्ग का स्टेटमेंट। ये सारे सीक्वेंस जाके देख लीजिएगा, संसद सत्र के दौरान ही आते हैं। और आज बरबस विपक्ष ने जब संसद सत्र का विषय उठाया तो ये और साफ हो गया कि इसका मतलब, ये संदेह बहुत गहरा हो जाता है कि सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। हिंडनबर्ग का आरोप है कि रेगुलेटरी बदलाव, नियम कानून ऐसे बदले गए जिससे कि सारा का सारा फायदा रीट्स को हो रहा था, और रीट्स में सबसे बड़ा प्लेयर ब्लैकस्टोन था, और ब्लैकस्टोन में माधवी बुच जी के पति धवल बुच जी सीनियर सलाहकार, वरिष्ठ एडवाइजर थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि सेबी चीफ को उस भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी दी गई जिसमें खुद उनका पैसा लगा था। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सेबी चीफ और उनके पति ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $10 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिसकी इनको जांच करनी थी। यानी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी, वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चीफ पर आरोप लगाए हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। फिलहाल माधवी पुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन है और मार्केट रेगुलेटर की पहली महिला अध्यक्ष हैं। इसके पहले भी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर आरोप लगाए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सेबी ने जांच की थी और जनवरी 2024 में हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज कर दिया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा है कि आखिर सेबी पर लगे गंभीर आरोपों का जिम्मेदार कौन है, आखिर सेबी पर लगे आरोपों का जिम्मेदार कौन है, ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी ने कहा कि इन आरोपों से सेबी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर जांच करवाएगी? तो राहुल गांधी ने इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट को भी खींच लिया है। It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Buch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से पहले दूसरी खबर देख लेते हैं। देहरादून में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सैनिक कल्याण में सरकार की ओर से किए गए विभिन्न कार्यों
और घोषणाओं के लिए पूर्व सैनिकों ने सीएम धामी को सम्मानित किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने सैनिकों और उनके परिजनों को भी सम्मानित किया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।